तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत जल्दी अपने थर्ड सेमेस्टर के मिड टर्म एग्ज़ाम आप सबके स्टार्ट होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट। आज से रेगुलर एक क्लास से आपको 10-15 मिनट की क्लास मिलेगी। आपको इस चैनल के द्वारा आपको पूरी प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाई जाएगी, जिससे 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन उसमें पूरा लगभग आधे घंटे की क्लास है। आपको लगभग नोट्स के माध्यम से मैं देना कि जितना पूरा प्रयास हो सके उतना पूरा प्रयास करूँगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, जितने भी मेरे भाई बहन थर्ड सेमेस्टर में अभी आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। किसी की क्लासेस चल रही है, किसी के नहीं चल रही है, किसी कॉलेज में चल रहा है, किसी कॉलेज में ऐसा है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं चल रही है। तो विशेषकर उस विद्यार्थी तक ये क्लास ज़रूर पहुंचा देना, जिससे वो कम से कम इस नोट्स के माध्यम से अपना एक ओपीजी इच्छा तैयार कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज अपन पादप प्रजनन की बात करते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम दोनों बाइलिंगुअल चलेंगे अपन, इसको ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, इसकी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप जनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि पादप प्रजनन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इस लाइन को पढ़ने पे अपन को क्या समझ में आता है? अपन को समझ में आता है पादप जनन है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि पादप प्रजनन क्या है, वह है कृत्रिम प्रक्रिया। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान से देखिए। प्लांट रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल प्रोसेस, व्हील प्लांट ब्रीडिंग एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बात आपको अपन को समझ में आ गई। प्लांट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, संकल्पना इसकी अपन ने बात कर ली। इसके आगे पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, सबसे पहले अपन को यही पता होना चाहिए कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है जो अपन को लिखनी होती है थ्योरी पेपर में। उसको ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन आप नोट कर ले। सब पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और ये डेफिनेशन जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग यहाँ एक कला तथा क्या है, यहाँ एक कला है और विज्ञान है, जिसके द्वारा पौधों को क्या होता है, आर्थिक महत्व बनाने के लिए उनकी किसमें सुधार किया जाता है, आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक कला तथा विज्ञान है, जिसके द्वारा पौधों को अधिक से अधिक आर्थिक महत्व बनाने के लिए उनकी किसमें सुधार किया जाता है, आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। इससे इंग्लिश मीडियम, दिस इज एन आर्ट्स एंड साइंस बाय विच जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट, किसमें जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट आर मेड प्लांट मेक देम इकोनॉमिकल मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये हो गया अपने इनमें आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है, जिसके द्वारा इसको कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आनुवंशिक सुधार किस टाइप से होता है, जैसे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है ना। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इसके अपन कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ओज में वृद्धि, किस में वृद्धि, वेगुरेशन इज ग्रोथ इन ग्रोथ, ओज में वृद्धि होगी। कोई क्रॉप लगानी है अपन, तो अपन को बात करें कि ऐसी क्रॉप नहीं लगानी है अपन जिसमें लैंडिंग रेजिस्टेंट होनी चाहिए, लोडिंग रेजिस्टेंट होनी चाहिए। गिरने वाली प्लांट, कोई भी गिरने वाली या नहीं गिरने वाली प्लांट लगानी चाहिए अपन पौधा। ठीक है, कीट प्रतिरोधी मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होनी चाहिए। इसके आगे है रोग प्रतिरोधक होनी चाहिए, डिजीज रेसिस्टेंट होनी चाहिए, कीट इंसेक्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए। और है कोल्ड रेजिस्टेंट यानी शीत प्रतिरोधी होनी चाहिए, डार्फ रेजिस्टेंट यानी सूखा प्रतिरोधी होनी चाहिए। ये आनुवंशिकता की कुछ जो पॉइंट है, सुधार है, इसको अपन बात करना चाहिए। इसके आगे है नेचुरल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, पादप प्रजनन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में पादप प्रजनन स्वरूप कलात्मक था। क्या था पहले, एंटिटेली इन नेचुरल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वाज ए आर्टिस्टिक। इसका मतलब क्या हो गया, तो प्रारंभ में पादप प्रजनन स्वरूप क्या था, कलात्मक था। जैसे कि पादप प्रजनन को ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे पादप प्रजनन में विज्ञान का प्रयोग अधिक से अधिक क्या करता गया। जैसे जैसे पादप प्रजनन ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे पादप प्रजनन विज्ञान का प्रयोग क्या हो गया, अधिक से अधिक होने लगा। इसमें क्या होता है, इस कला का प्रयोग क्या होता है, कम होता गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एन विच टाइम इज नॉलेज
एंड विच टाइम इज नॉलेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ग्रोथ अप ए यूज ऑफ साइंस गेट increased एंड यूज ऑफ गेट डिक्रीजेड इन प्लांट ब्रीडिंग डिक्रीज होता गया जैसे जैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। इस प्रकार पादप प्रजनन की प्रकृति कलात्मक व वैज्ञानिक क्या होगी, प्रकृति कलात्मक व वैज्ञानिक दोनों प्रकार की होगी। Cause is present in natural of plant breeding in RTC is wild and scientific। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। क्लास को देखते रहिए, कोई मिस करके जाएगा उसको वैसे ही समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देते रहे थोड़ा, विशेषकर एंड हिंदी मीडियम दोनों अपन बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लांट ब्रीडिंग है, प्रजनन के उद्देश्य अपन बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, मुख्य ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, पादप प्रजनन का मतलब क्या, उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपन किस लिए प्रजनन कर रहे हैं, अब पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, इसका मुद्दा क्या है। ठीक है, तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधों में स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन करना। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, पौधों में स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन करना, जिससे उन्हें क्या हो सके, आर्थिक महत्व बनाया जा सके। देन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, देन क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, द प्लांट ब्रीडिंग टू मेक टू सस्टेनेबल जेनेटिक चेंजेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मेड द इकोनॉमिकल ऑफ इन और बेनिफिशियल। ठीक है, तो पादप का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिकी में उनकी आनुवंशिक परिवर्तन करना, जिससे उन्हें अधिक महत्व बनाया जा सके। ठीक है, अधिक उपज मतलब मोर इल्ड वेराइटी होना चाहिए, इसमें आमदनी अधिक, उत्पादन कम और आमदनी अधिक होनी चाहिए। इसमें मोर इनकम कम होनी चाहिए, मोर गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी होना चाहिए उसमें। रेसिस्टेंट वेरिएसी प्रतिरोधी किस्में का निर्माण अधिक हो और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, अधिक उपज वाली किस्म को लगाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ वेराइटी जैसे कौन कौन सी होगी, तो वेराइटी होनी चाहिए, वेराइटी जो है इसकी इंसेक्ट रेसिस्टेंट, आपको मैंने पहले बता दें, कीट रोधिता होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होनी चाहिए, शीत रोधिता होनी चाहिए, सूखा रोधिता होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे अधिक क्षमता वाली किस्मों का विकास, मतलब मोर इम्फिशिएंट वेराइटी कौन कौन सी होगी, जिसमें पौधे खाद उर्वरक व सिंचाई का उपयोग कर सके। ठीक है, तो सो दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज मोर द मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड द इरिगेशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते रहे, इंग्लिश का विशेष फोकस करें। शीघ्र पकने वाले किस्मों का विकास, शीघ्र पकना यानी कि जल्दी पकना। ईयरली मैच्योरेशन, रोगों व कीटों से पौधों का क्या हो, रोग व कीटों से पौधों का बचाव हो जाता है। ठीक है, कुछ किस्में हैं इसमें एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास कौन कौन, एक साथ साइनोक्रोमोनाउस ग्रोथ, विसरण की समस्या खत्म हो जाती है, जिससे उपज बढ़ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ सिट्रेरिंग गेट ओवर कॉमेड सो दैट क्रॉप यील्ड गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। पादप प्रजनन का योगदान, रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, पादप प्रजनन है उसका योगदान क्या है, इस विशेष ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरी पेपर में अपन को क्वेश्चन मिल सकता है कि रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, अब हाईवे के थ्रू अपन को पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर बीएससी वाले। भारतीय गन्ने का नोबेलाइजेशन ऑफ इंडियन शुगर केन क्या होता है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, आप सबको पता होगा कि गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, पर इसे भारतीय गन्ने सेकेरम बारबेरी का संकरण है, वो उष्णकटिबंधीय गन्ने सेकेरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में क्या किया गया है, सुधार किया गया है। ठीक है, अपन को यहाँ से क्या समझ में आया, गन्ना प्रजनन केंद्र सबसे पहली बात अपन कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, पर इस गन्ने को क्या किया गया, भारतीय गन्ने हैं, सेकेरम बारबेरी का संकरण किससे करवाया गया है, उष्णकटिबंधीय गन्ना है जो सेकेरम ऑफिसिनेर से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया है। भारतीय गन्ना बहुत अधिक क्या होता है, कठोर होता है, बहुत कम उपज देता है, बहुत कम रस वाला होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना होता है ना, वो बहुत अधिक कोमल होता है एक तो, और उसमें उपज बढ़िया मिलती है, बहुत अधिक रस वाला होता है, बहुत कम होता है, वो रेसे वाला होता है, जिसका तनाव क्या होता है, मोटा व छिलका मुलायम होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना होता है वो उत्तर भारतीय जलवायु में बहुत उपज देता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों, मतलब अच्छे लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित कर दिया है। करने के लिए इन दोनों के संकरण करवाया गया और इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबेलाइजेशन कहते हैं। इस थ्योरी को, वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देख लेना एक बार।
बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हिंदी में मैंने समझाने की कोशिश की आपको। अर्धबोनी किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेमी ड्वार्फ वेराइटी कौन कौन सी है? सबसे पहली वेराइटी आती है अपनी धान में, इन रिच। धान में कौन सा जीन पाया जाता है? पहली बार अपन को ध्यान रखना होता है धान में पाया जाता है, वो कौन सा जीन पाया जाता है? वो पाया जाता है मेरे दोस्तों DG जीन। इसको नोट कर देंगे सभी विद्यार्थी। कौन सा धान पाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है कि धान में कौन सा जीन पूछे तो DG जीन इसको टीचिंग नेटिव IR8, इन तीनों ये किस्म है। टीचिंग नेटिव 1 है, IR8 है। इन तीनों किस्मों में निम्न गुण पाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से गुण हैं अपन देख लेते हैं इनका। फॉलोइंग सुपीरियर ट्रेस आर फंड इन द एबव इन 3 वेराइटीज। तो क्या है? लोडिंग रेजिस्टेंट, मैंने ऊपर पहले आपको बताया, वो नहीं गिरने वाली, अधिक उपज देती है, ये हाई यील्ड वेराइटी है। अधिक उर्वरक फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव है ये। और प्रकाश संवेदी फोटोसेंटिसिटी है। कौन सी है ये? फोटोसेंटिसिटी। ठीक है, इन पॉइंट को नोट कर देना आप अपने नोट्स में। और गेहूं में, अब गेहूं वो बात कर दी अपन ने धान के बारे में। अब बात करेंगे कि गेहूं में कौन सा जीन पाया जाता है, या फिर यहाँ पे गेहूं में कुछ किस्में बताई गई है, जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब किसकी किस्में हैं? गेहूं की। इन दोनों किस्मों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? फॉलोइंग द सुप्रीम टेंस आर फंड इन द एबव 2 वेराइटीज़। इसमें भी नहीं गिरने वाली, लोडिंग रेजिस्टेंट, अधिक उपज देने वाली, उर्वरक प्रतिक्रिया फर्टिलाइजर होगी, कंड प्रतिरोधी रस्ट रेसिस्टेंट है, ये प्रकाश संवेदी फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, आगे बात करते हैं कपास में संकरण किस्मों का, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी इन कॉटन। कपास की बात करते हैं अपन, तो कपास में CT पटेल एक साइंटिस्ट है। ये गुजरात के कृषि विश्वविद्यालय से JAU के सूरत केंद्र पर गोसिपियम हर्सिटम की 2 किस्में ली और इसके किस्मों के संकरण कराकर कौन सी किस्म विकसित की गई? H4 किस्म विकसित की गई। तो प्यारे दोस्तों, CT पटेल एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा गुजरात कृषि विश्वविद्यालय है ना, उनके द्वारा सूरत से गोसिपियम हर्सिटम की 2 किस्में के बीच में इन्होंने क्या करवाया? संकरण करवाया। उसके द्वारा कौन सी किस्म अपन को प्राप्त हुई? H4 किस्म विकसित की गई। कपास की अन्य संकरण किस्म अपन को ध्यान रखनी चाहिए। एक गोदावरी होगी, सावित्री होगी, वारालक्ष्मी होगी, जयालक्ष्मी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब। मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी इसमें। ठीक है, आगे चलते चलो। H4 हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन इज डेवलपमेंट बाय CT पटेल। वही बात है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में। CT पटेल एट सूरत सेंटर ऑफ गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सम अदर हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द कॉटन आर गोदावरी, सावित्री, वारालक्ष्मी, जयालक्ष्मी। ये सब किस्में हैं, ये सब हाइब्रिड कॉटन की किस्में हैं। ठीक है, 4th नंबर पे ज्वार, बाजरा व मक्का में संकरण किस्मों का विकास। इसके बारे में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटी इन द सोरगम, बाजरा एंड मेज। अब है ज्वार या सोरगम। CSS1 होगी, CSS11 एंड CSS11, ये इनकी किस्में है। बाजरा की है PHB10, PHB14, BHB 104 और BK 506। ठीक है, ये कुछ किस्में हैं, इसको अपन ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, कोई किस्म कई कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी थ्योरी पेपर में कम मिलेगा। मक्का की किस्में अपन को ध्यान रखनी है, मंजरी, विक्रम, सोना, विजय, किसान, ये सब इसकी वेराइटीज़ हैं। आगे है हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। इट इज़ द डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पूर्व मेंडेलियन काल का चलता था 1900 ईस्वी पूर्व, 1900 से पूर्व। प्री मेंडेलियन पीरियड इज बिफोर 90। ओके, मेंडेलियन काल है 1900 से 1920 के काल की बात करेंगे। और मेंडेलियन पीरियड है 1900 से 1920। और पश्च मेंडेलियन काल है, फिर उसके बाद 1921 से लगा के 1950 की बात है। ठीक है, आधुनिक काल है 1950 के बाद। मॉडर्न पीरियड है ये आफ्टर 1950। ठीक है, पूर्व मेंडेलियन काल 1900 से पूर्व, प्री मेंडेलियन